हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हम लोग 11वीं क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो हमारा प्रारंभ हो चुका है। और उसी के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं, एक लेक्चर उसमें हो चुका है। और इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेके 1990 के बीच का जो आपका दौर रहा है, तो उस दौर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में हम लोग जो भी हमारी आर्थिक नीतियां रहीं, जो भी हमारी योजना आयोग ने जो चीज़ें बनाई, जो हमारा 5 ईयर आपका प्लानिंग था, यानी कि पंचवर्षीय योजना, किस प्रकार लक्ष्य थी, किन चीज़ों को लेकर लक्ष्य किया था, उन सब विषय को हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। उन सारी नीतियों का हमने किस प्रकार से आपका क्रियान्वयन किया, उन सब चीज़ों को हम लोग आपका जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अपने घर पर सारे विषयों का और इस लेक्चर का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मान लीजिए आपको कोई किसी प्रकार का आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई आपका कमेंट है, तो आप हमको लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक अपना जो डाउट है, जो प्रश्न है, आप उसको हम तक भेज सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ज़्यादा समय लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक आपका जीडीपी के बारे में पढ़ा कि जीडीपी क्या थी, सकल घरेलू उत्पाद हम किसको बोलते हैं, और सकल घरेलू उत्पाद को हमने एक केक की तरह समझा। क्लियर है? क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमने केक की तरह समझा। बताया कि जिस प्रकार मान लीजिए हमारा जीडीपी केक है, जितना हमारे केक का आकार बढ़ता चला जाएगा, उतनी क्या होगी, हमारी जीडीपी बढ़ती चली जाएगी, हमारे लोग समृद्ध हो जाएंगे। इस सब चीज़ों के विषय में हम लोगों ने जो लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से रिवीजन पढ़ा और पढ़ा, जिसका बेसिक इंट्रो हम पढ़ रहे थे। देखिए, शुरू करते हैं। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कह रहे जो हमारी जीडीपी होती है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हम लोगों को ये सारी चीजें आपकी प्राप्त होती हैं। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान देना है। ये क्षेत्र हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा सेक्टर। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कह रहे ये ऐसे सारे सेक्टर हैं जिनकी वजह से ही आप देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो आपका तैयार हुआ है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान होता है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों की अगर आप लोग बात करें तो जो उनकी जीडीपी होती है, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर है, उस एग्रीकल्चर का योगदान बहुत अधिक होता है। तो कुछ में सर्विस सेक्टर, यानी कि जो आपका सेवा क्षेत्र की वृद्धि से इसमें अधिक योगदान करती है। यानी कि कहीं एग्रीकल्चर का किसी देश में जो आपका जीडीपी है वहां योगदान है, किसी का आपका सर्विस सेक्टर का योगदान है। ये दोनों क्षेत्रों का अधिकतर योगदान रहता है, कोई सा भी देश। देखिए, अब 2.4 में आप इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम सेवा क्षेत्र को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आधुनिकीकरण पर। और जैसे आधुनिकीकरण समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारे बॉक्सेस हैं, ये वाले बॉक्सेस, क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी हमको नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, हम उसको ज्ञान का भंडार को पढ़कर कुछ अर्जित करना चाहेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिएगा, देखिए, देश के विकास के साथ साथ इसमें से एक संरचनात्मक आपका परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र है। कह रहे कि देश का जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के साथ, उस प्रोसेस के साथ कुछ आपको स्टाइल का जो है संरचनात्मक आपके परिवर्तन आते हैं, वो बहुत सारे चेंजेस आते होती हैं। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है। यानी कि जब आपका डेवलपमेंट प्रोसीजर आपका बढ़ता जाएगा तो जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज है जीडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि है वो कम होती चली जाएगी। कम होने का मतलब ये नहीं उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा बच्चों, जितना वो योगदान दे रही है उसका योगदान कम हो जाएगा। प्रोडक्शन से, उसका उत्पादन से कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ता।
सामान्य विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योग का अंश प्रदान होता है, यानी बढ़ता चलता है। विकास के उच्च स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवा का अंशदान अन्य क्षेत्रों से अधिक हो जाता है, जैसा भारत में जैसा कि एक गरीब देश की अपेक्षा में की जाती है। जीडीपी में कृषि का अंशदान 50% से अधिक था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान किसका था? अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर का था। किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंशदान बढ़कर 40.59% हो गया। यानी कि देखिए किस तरह से आपका सर्विस सेक्टर अब बहुत जल्द 1990 तक बढ़ गया। यह कृषि तथा उद्योग दोनों से अधिक था। ऐसी स्थिति में तो प्राय विकसित देश ही पाए जाते हैं। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की वृद्धि की है प्रवृत्ति बढ़ गई कि इसमें देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हो गया, और इसी की चर्चा हम आपके 3 में करेंगे। यानी कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में एक अपार वृद्धि के रूप में बहुत चीजें बढ़ी और हमारे सामने बहुत बड़ा एक सेक्टर उभर कर आया, जिसको हमने कहा कि ये आपका सर्विस सेक्टर है, और जो बहुत तकड़े रूप में हमारे सामने निकल कर आया। क्लियर है? आप इसको देखिएगा। देखिए आधुनिकीकरण की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझना है कि आपका सर्विस सेक्टर है क्या। जैसे बच्चों बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटी होगी, स्कूल एजुकेशन, होटल वगैरह, ये सब केस में आते हैं, आपकी सर्विस में आते हैं। ये आपका कोई आप प्रोडक्शन थोड़ी ना करते हैं, ये लोगों को सर्विस देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं किस आपके सेक्टर का हिस्सा हूं? क्या मैं प्राथमिक का हिस्सा हूं? क्या मैं द्वितीय का हिस्सा हूं? क्या मैं आपका तृतीय का हिस्सा हूं? तो आप बताएंगे कि सर आप जो हैं आप तृतीय का हिस्सा हैं, आप सर्विस सेक्टर का क्या है? भाग हैं, आप तृतीय क्षेत्र के भाग हैं। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बदले मुझे कुछ मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण की। अब कैसा मॉडर्नाइजेशन, कैसा आधुनिकीकरण, तो हम लोग पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे कि हम किस प्रकार के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? ये आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है कि हम आपको किस प्रकार के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई तकनीकी अपनानी पड़ती है। कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्शन बढ़े, आपका उत्पादन बढ़े, चाहे आपकी वस्तु हो या आपकी सेवा हो, उस क्षेत्रों में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? जो नई टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। अब एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसान क्या करे कि जो अपनी फसल वो हर साल बोता है, उगाता है, अगर वो नए बीजों का प्रयोग करेगा तो जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पादन है, उसकी जो पैदावार है, वो क्या होगी? आपकी बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है, और कह रहे जो आपका मशीन है वो भी क्या कर सकती है? ये आपका जो उत्पादन है वो बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है, और कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही क्या है? मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है। अगर आप नई चीजों को, नई मशीनों को एक्सेप्ट करते हैं तो मान लीजिए आप मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में आपका परिवर्तन लाना भी है। अब कह रहे हैं जो आधुनिकीकरण है, उस आधुनिकीकरण का मीनिंग केवल ये नहीं है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लें, उसी तक सीमित हो जाएं, बल्कि क्या है कि जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है, हमारा जो सोशल आपका एंगल है, जो दृष्टिकोण है, उसमें भी हम लोगों को कुछ आपका चेंजेस लाना है। क्या लाना है? कुछ परिवर्तन लाना है। जैसा यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। और क्या करना है हमें? कैसी तकनीक लानी कि जितने आपके राइट्स आपके पुरुषों को मिले हैं, जितने अधिकार पुरुषों को हो, सेम वही कंपैरिजन में हम किसको दे सकें बच्चों? महिलाओं को दे सकें। ठीक है? परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है, और हम लोग क्या मानते हैं कि जो हमारा अपना ट्रेडिशनल जो आपका समाज है, उसमें हम क्या कहते हैं कि जो लेडीज हैं उनका योगदान क्या होना चाहिए? केवल घर तक ही सीमित होना चाहिए। जो घर का कार्य क्षेत्र है उसी तक उनका सीमित होना चाहिए।
लेकिन क्या हम लोग ऐसा मानते हैं? तो नहीं। आज की तारीख देखिए, आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभा घर से बाहर निकलकर बैंकिंग, कारखानों, विद्यालय आदि स्थानों पर और आप देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छे रूप में आपको दिखाई देगा। और ऐसा करना समाज का ही अधिकांश आपका समृद्ध होता है। अगर हम महिलाओं को बढ़ावा देंगे, जो समाज है, हमारा जो समाज है वो ही बढ़ेगा, और वही समाज हमारा वृद्धि करेगा, वही हमारा समाज कैसा होगा? वो आपका समृद्ध होगा। क्लियर है? हम लोगों को उन सब चीजों पर आपका जो है ध्यान रखना है। ठीक है? तो कैसा होगा हमारा समाज? वो समृद्ध होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, आप अगर एक वर्ग को फोकस नहीं करेंगे, यानी कि जो महिला वर्ग है, आपको उसको पुरुषों की समान शिक्षा, हर सामाजिक दायित्व, राजनीतिक, सब में अगर आप उनको बढ़ावा देंगे, तो वो आज की तारीख में देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत उत्तम प्रगति कर रही हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों आत्मनिर्भरता। किस प्रकार की आत्मनिर्भरता बच्चों? ये हम लोगों को देखना है। देखिए, कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ था उन चीजों की आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। अब देखिए, आत्मनिर्भरता का अगर हम लोग मीनिंग समझें, तो इस मीनिंग का सिंपल सा ये मतलब है कि हम उन चीज में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं जिनका हम प्रोडक्शन अपने देश में कर सकते हैं, अपने देश में उसको पैदा कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, आपकी सर्विस हो, तो हम दूसरे देशों से जो आयात करते हैं, हमको उन पर आपका निर्भर होना ना पड़े। ये हमको कुल मिला के आपका कह रहे हैं। अब देखिए, जिनका देश में ही उत्पादन संभव है, इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अपने अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के आवश्यक आपको समझा गया। अब कह रहे हैं कि पहले क्या था, हमारे पास खाद्यान्न वहां इतना पर्याप्त नहीं था, तो उस खाद्यान्न को सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोगों की क्या कोशिश रहेगी कि हम अन्य देशों पर कम डिपेंडेंट हों, हम खाद्यान्न जो है अपने आप इतना अच्छा प्रोडक्शन कर सकें, इतना अच्छा उसको बना सकें, ताकि हमको किसी चीज की दिक्कतें ना हो। अब देखिए, हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। कह रहे कि जो देश अभी हाल ही में क्या हुआ हो, किसी अन्य देश से आपसे मुक्त हुआ हो, तो उसके लोग क्या सोचते हैं कि आत्मनिर्भरता की जो नीति है उसको महत्व देना उसके लिए समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आकांक्षा की थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रगति और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीति में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता को बाधा डाल सकती है। कह रहे कि अगर हम लोग जो ये चीजें हैं, चाहे हम किसी आपका खाद्यान्न ले रहे हैं, चाहे हम कोई विदेशी आपकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, या हम किसी की पूंजी पर, एसेट पर आपका निर्भर हैं, तो ये आपका किसी ना किसी रूप में क्या कर सकती है, हमारे देश की नीति पर, विदेशी हस्तक्षेप में हमारी संप्रभुता पर बाधा डाल सकती है। इसको समझिए। मान लीजिए हमने किसी देश से आपका हम गेहूं चीज लेते हैं, अपने खाद्यान्न लेते हैं, गेहूं चावल दाल लेते हैं, और हम उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हैं कि एकमात्र ऐसा सहारा है कि हमें इस देश से खाद्यान्न चीजें मिल जाएंगी। तो जब वो हमको खाद्यान्न देगा, तो 1 साल देगा, 2 साल देगा, 4 साल देगा, लेकिन बाद में वो बहुत बार ये भी कह सकता है कि आपको मैं खाद्यान्न तब दूंगा कि जो ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी कुछ ऐसी आपकी शर्तें हैं जिसके आधार पर आपको ये काम करना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश नीति में जो नियम है, जो हमारी संप्रभुता है, कि हम अपने आंतरिक और बाह्य मामले जो भी काम करेंगे, हम बिल्कुल किसी के बिना, किसी के आपके प्रेशर में, बिना किसी के दबाव में वो काम करेंगे। तो अगर हमको प्रेशर आता है कि आपको उस देश के साथ ऐसी नीति नहीं बनाने, उनसे आपके संबंध नहीं रखना, तो ऐसी स्थिति में हमारी संप्रभुता पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, उसका हस्तक्षेप बढ़ सकता है। और इसीलिए
हमने कोशिश की कि हम क्या बने, आत्मनिर्भर बने उन चीजों में, ताकि हमको किसी देश पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उसकी कोई बात हमको थोपी ना जा सके और हम कोई उसकी बात मानने के लिए बाध्यकारी ना हो। हमें इन सब चीजों का बहुत विशेष कर ध्यान रखा गया। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझा, पढ़ा और जाना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इन चीजों को और अच्छे से आप लोग देख सकें और अच्छे से इनको हम लोग अपना पढ़ सकें। बात करते हैं समानता की। किस प्रकार की समानता बच्चों? हम कैसी समानता की आपका बात कर रहे हैं? देखिए, आधुनिकीकरण हमने पढ़ लिया, आत्मनिर्भरता हमने पढ़ लिया, बात कर रहे हैं समानता की। कैसी इक्विलिटी? आइए इसको जानते हैं। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। अगर हम ये मान लें कि देश में पैसा बढ़ जाए, समृद्धि हो जाए, मॉडर्नाइजेशन हो जाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, तो जो आम लोग हैं, जो जो जन सामान्य हैं, उनके जो लाइफ है, जो उनका जीवन है, उसमें जो हमको रिफॉर्म चाहिए, जो हमको सुधार चाहिए, वो आपके सुधार नहीं आ सकते। क्या नहीं हो सकते बच्चों? वो आपके सुधार जो हैं वो आपके नहीं आ सकते। अब देखिए, किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्यधिक तकनीकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। कोई भी देश है, मान लीजिए, अगर वो बहुत आपका समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसे वाला है, बहुत डेवलपमेंट है, इन सब के बावजूद भी उस देश में गरीब लोग रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां के जो लोग हैं वो गरीब नहीं हो सकते, तो वहां वो गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देशों के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों। और हमारी क्या कोशिश है, हम कुछ ऐसा करें, ये निश्चित सुनिश्चित करें कि जो आर्थिक समृद्धि का लाभ है वो निर्धन वर्ग को भी सुलभता से मिले, यानी कि वो सारी सुविधा, वो सारी फैसिलिटी क्या है, उन गरीब आदमी को भी, उन गरीब वर्ग को भी प्राप्त हो। क्लियर? ऐसी हमारी कोशिश है कि केवल धनी लोगों तक ही सीमित ना रहे, और ऐसा ना हो कि जो आपके धनी लोग हैं, जो रिच पर्सन है, उन तक ही आपके सीमित ना हो। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। कैसी है? कि जो समृद्धि है, जो आधुनिकीकरण है और निर्भरता है, उनके साथ साथ कैसी है? समानतापूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। और ऐसा हो कि जो भी देश के आपके व्यक्ति हों, जो उनकी खाने की स्थिति है, जो उनका भोजन है, उनका अच्छा आवास, रहने की अच्छी फैसिलिटी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, जैसी ये जो आपकी मूलभूत जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर पाने में समर्थन होना चाहिए। और धन संपत्ति का वितरण की असमानता कम होनी चाहिए। और जो आपका धन संपत्ति है, जो उसका वितरण है, जो उसकी असमानता है, वो भी आपकी कम होनी चाहिए। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार इन 4 लक्ष्य को प्राप्ति के प्रयास किए, तथा कृषि, उद्योग और व्यापार में ये प्रसारित कहां तक सफल रहे। हम लोगों को ये भी देखना है कि वो कहां तक, किस प्रकार से आपका ये जो हमारी योजनाएं हैं, ये कितनी आपकी सफल हुई, कहां तक आपके पहुंच पाई। हमने उन सब चीजों को बहुत अच्छे से, उन सब पर हम लोगों को बात करनी है, उन सब चीजों को हम लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों? आइए हम लोग इस पर बात करेंगे। अब देखिए, वो 4 लक्ष्य कौन से थे? आपका कृषि, उद्योग, व्यापार के संदर्भ में ये कहां तक सफल रही, यानी कि हम लोगों को एग्रीकल्चर के ऊपर देखना है, उद्योग के ऊपर देखना है, व्यापार के ऊपर देखना है कि ये कहां तक सफल रही। और बस 1991 यानी कि 1991 के बाद की जो आपका कंडीशन है, हम लोगों को उस कंडीशन पर भी आपकी बात करना है, हमको उस पर देखना है। देखिए, अपनाई गई नीतियां और विकासात्मक मुद्दे के बारे में भी आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसी अपनाई और कौन कौन सी विकासात्मक मुद्दे थे। उन सब विषयों के बारे में आप लोग, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, आप उसमें पढ़ोगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम कृषि की बात करें, अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें,
तो एग्रीकल्चर में देखिए, आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही आपकी समता रह पाई। यानी कि ना तो कोई ऐसा खास में डेवलपमेंट देखा गया, ना कोई रिफॉर्म देखा गया, ना कोई एग्रीकल्चर के लिए कुछ कार्य किए गए, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन हम लोग जो समानता है वो भी स्थापित नहीं कर पाए। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ता था तथा उन्हें भूमि सुधार तथा उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। और कह रहे कि जो हमारे HY बीज आए थे, हाइब्रिड जो बीज आए थे, उन बीजों की वजह से ही आप देख होंगे जो हमारा कृषि है उसमें एक बहुत बड़ा एक क्रांति के रूप में बहुत सारी चीजें आपके निकल कर हमारे सामने आई। क्लियर है बच्चों? हमने उनको देखा, ठीक, तो उनको हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्या चीज है। देखिए बच्चों, हम लोग कृषि तक क्या करते हैं, एक चीज को सीमित करते हैं, अपने लेक्चर को हम यहीं रखते हैं। और हम क्या करेंगे, जब हमको जो अपना लेक्चर पढ़ना है, क्योंकि जैसे बच्चे आपका देख रहे हैं कि जो बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे पहले चैप्टर हमने शुरू किया, वो चैप्टर के बाद जो आपका बॉक्स आया था बॉक्स 2.1, देखिए ये अगर हम लोग पढ़ लें कि आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, तो हम लोगों को एक विशेष चीजें मिलेंगी। अब हम तो ये देखना है कि जो हमने एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, हम उसमें ये बात करेंगे कि जो हमने अपने लक्ष्य बनाए हैं, उन लक्ष्य तक हम कहां तक पहुंच पाए, उन चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कृषि हो, हमें उन विषयों में पढ़ना है। लेकिन उनको हम विराम करते हैं और इन बॉक्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वहां से एक नया फ्रेज आपका शुरू होगा। लेकिन उससे पहले हम जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके विषय में, उनकी क्यों जरूरत पड़ी, उन सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आपकी कल पूरी चर्चा कर लें कि किस प्रकार से क्या चीजें थी, कैसे उनका प्रोडक्शन हो रहा था, क्या कैसे उनको हम लोग देख सकते थे। हम एक चैप्टर के माध्यम से उन सबको देख पाए, उनको जान पाए। क्लियर है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे किस प्रकार की ये सब चीजें हो रही हैं। तो हम लोग इनको आपका देखेंगे और इनको समझेंगे क्या है कि क्या स्थिति में आपका बना हुआ है, कैसी स्थिति। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, इस अगर चैप्टर के अंदर आप बात करेंगे तो इस चैप्टर में आपको 1950 से लेकर 1990 के बीच का दौर है, उसमें कैसे हमारी जीडीपी में कौन कौन से सेक्टर ऊपर उभरे हैं, क्या हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमारे कृषि, हमारे व्यापार, हमारे उद्योग पर किस प्रकार की नीति, किस प्रकार का आपका क्रियान्वयन किया गया है, उन सब विषयों में बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं, उनकी नीतियों को, उनके क्रियान्वयन को, कहाँ तक सफल हुई, किस प्रकार की कमी रही, क्या क्या चीज़ थी, हम सब उनके विषय में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनके विषय में बहुत अच्छी जानकारी आपको जुटा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे सारे बच्चे हैं, आप एक बार चैप्टर को शुरू से रिवीजन कीजिए और एक बार जो आपको ग्राफी सारणी मिली है, जो बॉक्स हैं, आप इनको पढ़िए, ताकि जब कल हम इनको पढ़ें तो आपको कोई चीज़ें अगर आपको पूछनी हो, कोई आपको कठिन ना लगे, आप उनको बहुत सरलता के रूप में आप उनको पढ़ जाएं। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे चैप्टर को रिवीजन करेंगे और जितना भी आपके अन्य सब्जेक्ट हैं आप उनको प्रॉपर अपना समय देंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए जो है समय समाप्त हो रहा है और हम लोग जो है अपना लेक्चर बाकी कल कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।